अध्याय 16 जल। आप रोज़ सवेरे उठते हैं, तब विद्यालय जाने के पहले आप क्या क्या करते हैं? उठने के बाद आप शौच करते हैं, मुंह धोते हैं, दांत की सफाई करते हैं, नहाते हैं तथा भोजन या नाश्ता करने के बाद विद्यालय जाते हैं। इस तरह की दैनिक क्रिया में जल का उपयोग अवश्य होता है। जब आपको प्यास लगती है तो जल पीते हैं। जब आपकी माँ या घर के लोग नाश्ता एवं भोजन तैयार करते हैं, तब आपने देखा होगा कि खाना बनाते समय सब्जी को धोने में, चावल को पकाने में, आटा को गूँथने में और अन्य पकवान की तैयारी में जल का उपयोग किया जाता है। इनके अतिरिक्त घर में परिवार के लोग क्या क्या कार्य करते हैं जिसमें जल की आवश्यकता होती है? यदि जल नहीं रहे तो आप क्या ये सभी क्रियाकलाप कर पाएंगे? काफ़ी लंबे समय तक हमें जल उपलब्ध नहीं होगा तो क्या होगा? क्या जल के बिना हम सभी जीवित रह सकते हैं? नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी क्रियाकलापों के लिए एक व्यक्ति को कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होगी? क्रियाकलाप प्रतिदिन दैनिक क्रियाओं में जल की कितनी मात्रा का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है? इसके लिए उपयोग किए जाने वाले मग या किसी अन्य बर्तन में जल भरकर तौलकर किलोग्राम में, यदि लीटर का बर्तन मौजूद हो तो उसे जल से भरकर लीटर में मात्रा ज्ञात कर लीजिए। इसे इकाई मानकर एक बाल्टी में मग में या लीटर से जल भरकर बाल्टी में भरे जल की मात्रा ज्ञात कीजिए। आपको अब यह ज्ञात हो चुका है कि मग या बाल्टी में कितनी मात्रा में जल है। यह मापन इसलिए किया जाता है कि आप दैनिक क्रिया में जल का उपयोग मग से या बाल्टी से करते हैं। दी गई तालिका 16.1 में सुबह से रात के सोने तक किए जाने वाले दैनिक क्रियाओं में जल की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं, इसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तालिका पीने के लिए कितना लीटर चाहिए? 6 से 7 लीटर पानी चाहिए। फिर ब्रश करने के लिए कितना चाहिए? शौच में कितना चाहिए? नहाने में, कपड़े धोने में लिखोगे, है ना, कितना लीटर पानी चाहिए। अब यह ज्ञात करना आसान हो गया है कि आपके द्वारा कितना जल का उपयोग किया जाता है। इसी आधार पर परिवार के अन्य लोग भी लगभग इतना ही जल का उपयोग करते होंगे। परिवार में जितने अधिक लोग होंगे, जल की उतना ही ज़्यादा मात्रा खर्च होगी। आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। इसी प्रकार एक महीने या तथा वर्ष भर में आपके परिवार द्वारा कितनी मात्रा में जल का उपयोग करते हैं, इसका आकलन कर सकते हैं। यदि आपने गांव या शहर की जनसंख्या मालूम हो तो इस आधार पर जल का कितना उपयोग होता है उसे ज्ञात करें। क्या जल का उपयोग दी गई तालिका के क्रियाकलाप तक ही सीमित है? इसके अलावा जल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? इसी की एक सूची बनाकर जल के व्यय का अनुमान लगाइए। क्या आप दांत की सफाई के समय नल खुला रखते हैं या नल को खुला छोड़ देते हैं? क्या आप इस दैनिक कार्य के लिए कुएं से 1 बाल्टी जल का उपयोग करते हैं? यदि मग का उपयोग किया जाए तो कम जल खर्चा होगा। यदि सभी लोग इस तरह जल का व्यवहार करें तो गाँव या शहर में पानी के व्यय को कितना कम किया जा सकता है? इस संबंध में आप अनुमान लगा सकते हैं। अब आप यह सोचिए कि जहाँ जल की कमी रहती है कि वहाँ के लोग जल का किस तरह उपयोग करते होंगे, है ना। बहुत मुश्किल हो जाता है। जल के स्रोत आप कुआं, नल तथा चापा नल से भली भांति परिचित होंगे। इसके अलावा जल के मुख्य स्रोत नदियाँ, झरने, तालाब, झील इत्यादि है। घर में हमें यह नल से प्राप्त होता है। आपने देखा होगा कि घर में नल का पाइप लगा होता है। यह पाइप कहाँ तक फैला हुआ है, इसका पता लगाना जरूरी होगा। घर से निकलकर यह पाइप जमीन के अंदर से होते हुए मुख्य जल स्रोत जैसे झील, नदी, किसी कुएं या जल मीनार तक जाता है। इस जल स्रोत के जल को विद्युत मोटर खींचकर आपके घर तक पहुंचा देता है। बहुत जगहों में ज़मीन में बोरिंग किया जाता है। विद्युत मोटर ज़मीन के नीचे स्थित जल को उठाकर आपके नल की टोटी तक पहुंचा देती है। आपने कई छतों पर टंकी देखी होगी। सबसे पहले इस टंकी से जल भरता है, तब जल ऊपर से नीचे पाइप के माध्यम से घर के सभी हिस्से में लगे नलों में आता है। इस तरह व्यवस्था में शहरी क्षेत्रों में मिलती है। गांव में हम सभी कुओं तथा चापा नलों से जल प्राप्त करते हैं या आपने कहीं कहीं बोरिंग से जल निकलते हुए देखा होगा। तालाब, नदी जल का स्रोत कहाँ कहाँ से है? कहाँ से जल मिलता है हमें? बोलो। तालाब, नदियाँ, झील, पोखर, झरने आदि जल के स्रोत हैं। और मेन स्रोत क्या है? वर्षा, जहाँ से हमें जल प्राप्त होता है। क्या आप जानते हैं कि इन जल स्रोतों के जल कैसे भरता है तथा जल कहाँ से आता है? कहाँ से आता है ये समय जल? बारिश से। अपने समुद्र तथा महासागर का नाम सुना होगा और इसके लिए मानचित्र का अवलोकन कीजिए। आपको यह पता लगेगा कि पृथ्वी का अधिकांश हिस्सा समुद्र तथा महासागरों से घिरा है तथा पृथ्वी का 2/3 हिस्सा जल से घिरा है। जल की इतनी विशाल राशि के बावजूद जल का कम से कम उचित उपयोग करने की बातें क्यों करते हैं? क्या आप नमक तथा जल को मिलाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं?
समुद्र तथा महासागर का जल काफ़ी नमकीन या खारा होता है। समुद्र तथा महासागर की विशाल जल राशि का उपयोग पीने में नहीं किया जा सकता है तथा उसका उपयोग कई दैनिक क्रियाकलापों में करना संभव नहीं है। आपने यह गीत जरूर सुना है, सागर कितना मेरे पास है, मेरे जीवन में फिर भी प्यास है। सबसे ज़्यादा वाटर है ना पृथ्वी पर, पानी का भाग सबसे ज़्यादा है। सागर कितना है, मगर सागर का पानी, समुद्र का पानी पी सकते हैं? नहीं पी सकते। क्यों नहीं पी सकते खुशी? हाँ, नमकीन पानी है, इसके कारण नहीं पी सकते, बहुत खारा पानी होता है। समुद्र और महासागर के जल का प्रत्यक्ष उपयोगिता तो नहीं है, लेकिन विशाल जल राशियों समुद्र और महासागर का जल ही उन तालाबों, झीलों, नदियों तथा कुओं को भरता है जिसका पानी खारा नहीं होता है ना। नदी, बारिश जो होती है, नदी का पानी जाके समुद्र में मिलता है, मगर नदी का पानी खारा क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो बहता हुआ पानी है ना, इसलिए वो पानी खारा नहीं होता है। समुद्र तथा महासागर से जल इन स्रोतों में कैसे आता है? जल इन स्रोतों में आने के बाद खारा क्यों नहीं लगता है? इसे समझने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं तथा सोच कर बताएं। एक थाली में थोड़ा जल रखिए तथा कुछ घंटे तक इसे धूप में छोड़ दीजिए। अवलोकन करने पर पता चलेगा कि थाली में जल नहीं है। रहेगा जल? नहीं है। क्या हो गया? वो एवोपरेट होके वो भाप बन गया। ऐसा क्यों होता है, ज़रा सोचिए। आपने हमेशा देखा होगा कि फर्श को जल से पोंछने के बाद जल सूख जाता है ना। कपड़ा धोने के बाद कपड़ा, गीला कपड़ा सूख जाता है, वो पानी कहाँ चला गया? भीगे हुए कपड़े को फैलाने पर सूख जाता है। किसी गीले जगह कपड़ा तथा ज़मीन को सूखने में धूप तथा शुष्क हवा बहुत ज़रूरी होती है। हवा में भी कपड़े सूख जाते हैं और धूप में भी कपड़े सूख जाते हैं। थाली में रखा जल एवोपरेट हो रहा है, अलगनी पर सुखते कपड़े। अब इसे समझने के लिए जल को सूखने के लिए धूप तथा हवा जरूरी है। एक एक थाली में थोड़ा थोड़ा जल भरकर धूप में, खुली हवा में तथा छाया में रखकर तुलना कीजिए कि किस थाली का जल सबसे जल्दी सूखता है। यह जल कैसे सूखता है, इसको जानने के लिए प्रयोग करें। एक केतली में पानी भरकर ढक्कन से ढक दीजिए तथा उसे चूल्हे पर चढ़ाकर गर्म कीजिए तथा अवलोकन कीजिए। कुछ देर बाद आप देखेंगे कि केतली को टोटी से भाप निकल रहा है। देखो, तुम एक एक वर्ड अक्षर देख के लिख रहा है, इसको एक बार समझाए तो वो नहीं देख के लिख रही है। अब बार बार बोलना पड़ रहा है एक बात को। ऊपर की ओर भी जा रहा है। अब आप एक प्लेट को चिमटे से पकड़कर टोटी के पास लाकर रखिए। आप देखेंगे कि भाप प्लेट पर आते ही जल के छोटे छोटे बूंद में जमा होकर प्लेट से नीचे गिरने लगता है। जब जल को गर्म करते हैं तो गर्मी पाकर जल क्या बन जाता है? भाप बन जाता है, वाष्प बन जाता है, एवोपरेट हो जाता है, में बदल जाता है। इस क्रिया को वाष्पन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पन कहते हैं। तथा वाष्प ठंडा होकर पुनः जल में बदल जाता है। इस क्रिया को संघनन कहते हैं, यानी कंडेंसेशन कहते हैं। यदि आप केतली में थोड़ा नमक डालकर चखें तो आपको नमकीन या खारा लगता है। इसे गर्म करने पर निकलने वाले वाष्प जो प्लेट पर जल की कणिका का बूंद के रूप में जमा होता है को चखें, क्या यह जल भी खारा है? नदियों, तालाबों, झरनों, झीलों, समुद्र तथा महासागर की विशाल जल राशि का वाष्पन होने से बादल का कितना बड़ा आकार होगा, इसके बारे में सोच सकते हैं। काफ़ी ऊंचाई पर वाष्प के इकट्ठा होने से यह जल के छोटे छोटे बूंद के रूप में एक दूसरे के समीप आकर बादल का रूप ले लेता है। काफ़ी ऊंचाई पर बादल में जल की छोटी छोटी बूंद जल कणिका तैरती रहती है। ये जल कणिकाएं आपस में मिलकर बड़े आकार की जल बूंदें बनाती है। ये जल बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि ज़मीन पर गिरने लगती है। प्रकृति में इस प्रकार के जल से वाष्प बनना, वाष्प से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल जमीन पर आना ही जल चक्र कहलाता है। इन गिरती हुई जल बूंदों को वर्षा कहते हैं। कभी कभी ये जल कुछ बादलों में तैरते रहते हैं तथा ज़्यादा ठंडे होकर छोटे छोटे बर्फ के गोले बनाते हैं। जब इसका आकार बड़ा हो जाता है तो ये वर्षा की बूंदों के साथ ज़मीन पर गिरने लगते हैं। बर्फ के इन टुकड़ों को ओला कहते हैं। इन जलाशयों तथा महासागरों के अलावा पेड़ पौधे की पत्तियां में भी जल वाष्प के रूप में निकलता रहता है तथा पत्तियों से निकलने वाले वाष्प की क्रिया को वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। पता लगाइए कि पत्तियों के जल कैसे प्राप्त होते हैं। क्या आपने वर्षा के जल को चखा है? चखे हो कभी? हाँ, चखे हैं। चखने पर आपको पता चलेगा कि इसमें कोई खारापन नहीं है। वाष्पन एवं संघनन की क्रियाकलापों में आपने देखा होगा कि नमकीन जल के वाष्पन के बाद प्लेट पर जल
जमे जल बूंदों में जरा भी खरापन नहीं रहता है। क्या इस तरह के अनुमान से समुद्र तथा महासागर के जल का वाष्पन तथा संघनन के पश्चात वर्षा की बूंदों के साथ क्या अंतर संबंध स्थापित कर सकते हैं? जब वर्षा होती है तो वर्षा जल धारा के रूप में बहकर कहाँ कहाँ जाता है, इसकी एक सूची बनाइए। दी गई तालिका 16.2 में वर्षा का जल कहाँ कहाँ भरता है। वर्षा का जल नदी में भरता है, कहाँ कहाँ जाता है, तालाब में भरता है, कुएं में भरता है ना, फिर नदी से समुद्र में जाती है। भूमिगत जल, आपने देखा होगा कि कुआं, चापानल तथा बोरिंग में जल कहाँ से आता है। यह जल पर्याप्त मात्रा में भूमि के नीचे एक सतह पर पाया जाता है। भूमि के अंदर मिलने वाले जल को भूमिगत जल कहते हैं। भूमि के अंदर यह जल कहाँ से प्राप्त होता है? वर्षा के जल का कुछ भाग भूमि द्वारा सोख लिया जाता है तथा कुछ वाष्पन तथा वाष्पो उत्सर्जन द्वारा वायु में वापस चला जाता है। शेष जल धीरे धीरे भूमि के नीचे रिसता चला जाता है। भूमि के अंदर जल रिस कर जमा होता रहता है, जो भूमि के अंदर विशाल जल राशि का निर्माण कर देता है। यही जल कुआं से, चापानल तथा बोरिंग से होते हुए घर के नलों में आता है। यह जल मुख्य रूप से पेयजल होता है तथा इस जल की मात्रा भूमि के अंदर सीमित है। यदि हम इस जल का अत्यधिक व्यवहार करें तो क्या होगा? यदि वर्षा कम हो तो क्या होगा? आप अनुमान लगाइए। यदि भारी वर्षा हो तो क्या होगा? अत्यधिक वर्षा होने से नदियों, झीलों तथा तालाबों का जल स्तर बढ़ सकता है। ऐसा होने पर जल एक बड़े क्षेत्र में फैलकर बाढ़ का कारण बन सकता है। यह खेतों, वनों, गांवों को जल मग्न कर देता है। हमारे देश में बाढ़ से फसलें, पालतू जानवर, संपदा तथा मानव जीवन को काफ़ी क्षति होती है। क्या आप जानते हैं केवल अत्यधिक वर्षा बाढ़ का कारण है ना? ज़्यादा वर्षा होने से क्या होगा? बाढ़ होगा। अधिक गर्मी पड़ने पर ऊंचे पर्वतों पर जमे बर्फ, जिसको हिमनद या ग्लेशियर कहते हैं, इसके पिघलने से नदियों में जल का स्तर बढ़ जाता है। जब अधिक गर्मी पड़ेगी तब, है ना, इसी कारण से भी बाढ़ आ सकती है। या काफ़ी समय वर्षा ना हो तो क्या होगा? अगर काफ़ी समय तक वर्षा न होगी तो सूखा पड़ जाएगा, अनाज नहीं उपजेंगे। कभी कभी वाष्पन या वाष्प उत्सर्जन की समान प्रक्रिया के बावजूद महासागरों के ऊपर बने बादलों को जिस स्थान पर आकर बरसना चाहिए वहाँ हवा के विपरीत दिशा के चलने के कारण वर्षा नहीं होती है। वर्षा के नहीं होने से उस क्षेत्र में सभी जलाशय सूख जाते हैं, है ना। एवोपरेट तो हुआ, बादल बना, फिर बादल हवा से वो विपरीत दिशा में चली गई। जहाँ बारिश होनी चाहिए थी वहाँ पर बारिश हुआ ही नहीं। वाष्पन तथा वाष्पो उत्सर्जन के कारण लगातार जल की क्षति होती रहती है, क्योंकि जल का वर्षा द्वारा वापस नहीं लाया जा रहा है, इसलिए जमीन तथा मिट्टी सूख जाती है। वर्षा न होने के कारण भूमि के अंदर जल का रिसाव नहीं हो पाता तथा भूमिगत जल का स्तर काफ़ी नीचे चला जाता है। वर्षा न होने की स्थिति में कुआं का जल सूखने, चापानल के जल का नहीं आने तथा कभी कभी नल की टोटी से पानी नहीं आने का क्या कारण है? वर्षा न होने के कारण सूखे की स्थिति में खाद्यान्न और चारा समाप्त होने लगते हैं। सूखे के कारण भूखमरी और अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ एवं सूखा जल चक्र, हमने देखा है कि पृथ्वी पर जल का संरक्षण होता है। वर्षा ऋतु में धरती पर सभी जल स्रोत पहले भरते हैं तथा अधिक वर्षा से नदियों द्वारा जल समुद्र की ओर बढ़ता है। ध्यान से सुनो, समझो एकदम। लेकिन यदि नदियों का बांध दिया जाए तो नदियों के जल क्षेत्र में जल जमाव होने लगता है। अगर जल जमाव 1-2 मीटर से ज़्यादा हो जाए तो हमारे खेत खलिहान, घर, सड़क, पुल, पुलिया जल में डूब जाता है। यह स्थिति बाढ़ कहलाती है। समझ रहे हो? बाढ़ क्या कहलाती है? किसे कहते हैं बाढ़? जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नदी, तालाब, समुद्र, ये नदी, तालाब ये सब भर जाते हैं, खेत भर जाते हैं, तब पानी कहाँ चल जाते हैं? खेत में आ जाते हैं, घरों में आ जाते हैं, है ना। ओवरफ्लो होने के कारण पानी जो ऊपर आ जाता है उसे बाढ़ कहते हैं। किसी खास क्षेत्र में अतिवृष्टि बाढ़ का प्रमुख कारण है। कोई खास क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो वो भी बाढ़ लाएगा। दूसरा प्रमुख कारण है वर्षा जल के प्रवाह को अप्राकृतिक रूप से रोकना या बांध देना। हमारे राज्य की उत्तरी सीमा हिमालय की तराई क्षेत्र है तथा पहाड़ी क्षेत्र की नदियां वर्षा के मौसम में जल के साथ भूसंकलन की मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू लेकर वेग से समतल मैदानी क्षेत्र में उतरती है तथा गंगा या अन्य नदियों के द्वारा समुद्र की ओर जाना चाहती है। पर रास्ते में हमने नदियों को बांधने का कार्य किया, अतः नदियों की धारा मुड़कर नए नए क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इंग्लिश वाला बनाओ।
दक्षिण बिहार में नदियों का वैसा संजाल नहीं है तथा वर्षा का परिमाण भी कम है, अतः कभी कभी दक्षिण बिहार के सूखे चपेट तथा उत्तरी बिहार में बाढ़ की स्थिति रहती है। हमें वैज्ञानिक जल प्रबंधन करने की ज़रूरत है और जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा है वहाँ से सूखे क्षेत्र में जल पहुँचाने की ज़रूरत है। वर्षा के जल का संग्रहण।